Hello everyone, welcome to this video on the CMAT 2024 Slot 1 discussion regarding the logical reasoning segment. यहाँ पे हम लोग 20 questions of logical reasoning जो slot 1 में पूछे गए थे उन सारे questions को one by one discuss करेंगे wherein I'll give you the idea regarding the topic as well कि कौन से topic से पूछा गया है और जो concepts आ रहे हैं कोशिश ये करूँगा कि आपको वो concepts भी as far as possible बता पाऊँ. Now, you are requested to carry a rough notebook at least because I might ask you to write down few things. Okay, without wasting any time, let's start with our first question. If blue means green, green means white, white means yellow, yellow means black, black means red, and red means brown, then what is the color of milk? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है. काफ़ी ईजियर एंड पे है ये. हार्डली द टाइम दैट यू नीड इज़ 5 सेकेंड, बट देर इज़ अ कैच हियर. ऐसे क्वेश्चन में ना इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज बेस्ड ऑन कीवर्ड्स. अब कीवर्ड अगर मेरे पास मीन्स वाला है तो एक अलग अप्रोच होता है, और मीन्स को छोड़ के इफ़ द कीवर्ड इज नोन एज, is coded as, is called as, इस तरीके से, then there is different operation. Beat any keyword, आपका जो क्वेश्चन है ना वो स्टार्ट यहाँ से होता है. You forget about everything and you start from here. आप इन पूरी चीज़ों को इग्नोर करते हो. You start with the question right here. In general, you'll always get a generalized question. जैसे what is the color of fresh grass, तो you know it is green. What is the color of milk? इसका आंसर है white. तो एक बहुत ही जनरलाइज्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है जिसको आप करेक्टली आंसर कर सकते हो. नाउ जैसे आप इसे आंसर करते हो तो आपके पास एलिमेंट आ जाता है वाइट. अब आपको इसको ढूंढना है वाइट कहाँ कहाँ पे. यहाँ पे वाइट है और वाइट यहाँ पे भी है. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कीवर्ड, जैसे यहाँ पे द कीवर्ड इज मीन्स, तो मीन्स कीवर्ड का वी नो बैक ट्रेसिंग इज व्हाट वी फॉलो. दीज आर सर्टन रूल्स. ये आपको ध्यान में रखना है. कोडिंग डिकोडिंग के रूल्स है क्या कि अगर कीवर्ड मीन्स है तो आपको बैक ट्रेस करना होता है. दैट इज आप वाइट पे तो चले जाओगे बट वाइट से आपको वापस जाना होगा वन टाइम. सो वाइट से अगर आप बैक ट्रेस करते हो यू गो एट ग्रीन. तो अगर आप वाइट बोलना चाहते हो द करेक्ट आंसर इज ग्रीन. ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट. अब इसी सेम क्वेश्चन को मान लो इन प्लेस ऑफ मीन्स इट वॉज इज कॉल्ड एज, या फिर इज नोन एज, और इज कोडेड एज, ऐसा कुछ रहता. इन दैट केस हमें क्या करना था. व्हाट इज़ द कलर ऑफ मिल्क, तो आप आंसर करते वाइट. वाइट इज़ द कलर ऑफ मिल्क. लेकिन इस बार विद दिस पार्ट, दिस कीवर्ड, आपको फॉरवर्ड कोडिंग करना है, फॉरवर्ड ट्रेसिंग करना है. फॉरवर्ड ट्रेसिंग का मतलब वाइट के साथ आपको आगे बढ़ना है. अगर आप वाइट बोलना चाह रहे हो आप येलो बोलोगे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे इसे सॉल्व करना होता है. जस्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मे बी व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्रेश ग्रास, तो फ्रेश ग्रास का कलर होता है ग्रीन. अब आपके पास एलिमेंट ग्रीन आ चुका है. मीन्स अगर कीवर्ड है तो ग्रीन से आपको वापस जाना है, बैक ट्रेसिंग. तो ब्लू वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर. और अगर इस कॉल्ड के लिए पूछा है तो ग्रीन से आपको आगे जाना है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है बट ईजियर एंड पे है ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. जहाँ पे डिस्पैरिटीज़ हो सकती हैं उस पूरे पॉइंट को ही हमने डिस्कस कर लिया. सिर्फ 2 टाइप्स के कीवर्ड पे बेस्ड है ये. आप ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो मीन्स वाले कीवर्ड पे, because this is how you should be following it. Now, second question from the topic dice. अब dice is categorized into 2 major categories. पहला है स्टैंडर्ड डाइस, जो डाइस अभी तक आप देखते आ रहे हो, जो आपने बोर्ड गेम्स खेलते हुए यूज़ करा है, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड डाइस. क्या मतलब इसका, 1 के ऑपोजिट में हमेशा 6, 2 के ऑपोजिट में हमेशा 5, 3 के ऑपोजिट में हमेशा 4.
अगर कोई भी डाइस ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड डाइस। अदरवाइज इट्स अ जनरल डाइस, नॉर्मल डाइस, कुछ भी नाम दे दो। Based on property, the dice is classified into two major categories. One of them is standard dice. Standard dice मैंने बता दिया आपको क्या है। जो भी डाइस अभी तक आपने देखा है ना, ऑल ऑफ देम आर स्टैंडर्ड डाइस। ऐसा समझ के चलो, ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू करनी चाहिए। सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल टू 7। जनरल डाइस में क्या होता है कि एडजेसेंट साइड शुड बी इक्वल टू 7। एडजेसेंट, एडजेसेंट अगर आसपास, जैसे 3 और 4, ये देखो ऑपोजिट होने चाहिए, बट यहाँ पे ये आसपास दिख रहे हैं, तो क्या है ये, दिस इज़ अ जनरल डाइस। और इन जनरल जो हमारे सवाल होते हैं डाइस पे बेस्ड, जहाँ पे आपको ऐसा कुछ बताना होता है कि 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो वो जनरली जनरल डाइस पे ही होते हैं। रीज़न ये है कि अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस पे ये पूछूं कि 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो आप बोलोगे प्रॉपर्टी के हिसाब से हमेशा 2 के ऑपोजिट में 5 होगा। ये फिक्स्ड हो जाता है। बट जनरल डाइस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट मीन्स इन 3 पेयर में से कोई एक पेयर फॉलो भी कर सकता है, बाकी 2 डिस्टरप्ट हो सकते हैं, या तीनों के तीनों पेयर्स डिस्टरप्ट हो सकते हैं। दैट इज़ अ जनरल डाइस। एक भी पेयर ब्रेक डाउन होगा, दैट इज़ अ जनरल डाइस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर जनरल डाइस। अच्छा, आपको कितने डाइस दिख रहे हैं यहाँ पे? आपको 4 डाइस दिख रहे हैं क्या? 1 2 3 4, ऐसे 4 डाइस दिख रहे हैं क्या? नो, दीज आर नॉट 4 डिफरेंट डाइस, एक सिंगल डाइस है। अ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। आपने एक बारी डाइस उठाया, रोल करा, ऐसा कुछ दिखा, फिर से इसी डाइस को उठाया, वापस से रोल करा, तो कुछ ऐसा दिखा। तो एक ही डाइस है। अगर इसको मैं जनरल बोल रहा हूँ तो ये भी जनरल है। नाउ करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस शोइंग 2। आपको कोई ऐसे 2 पोजीशंस को कंपेयर करना होता है जिसमें 2 फेसेस कॉमन हो। क्या मैं इन दोनों को कॉमन करा सकता हूँ, या बेटर ये होगा कि अगर मैं किसी एक कॉमन फेस के साथ जाऊं, ये बेटर अप्रोच रहेगा। दैट इज, कोई ऐसे 2 पोजीशंस ढूंढो जिनमें सिर्फ एक कॉमन साइड आ रहा हो। अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूं तो 2 4 2 कॉमन साइड्स आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ टेक एनी 2 सच पोजीशंस जहाँ पे एक ही कॉमन फेस आ रहा हो। मे बी इफ आई स्टार्ट विद दीज 2, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है 1 और 3 के बीच में। सो आई विल स्टार्ट बाय कंपेयरिंग 1 एंड 3। 1 एंड 3 कॉमन क्या था इसमें? 4। तो आपने 4 लिख लिया दोनों तरफ। नाउ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी, जैसे जाना है। चलो क्लॉकवाइज चलते हैं। 4 के बाद 2, देन 2 के बाद 6, यहाँ पे 4 के बाद 5 एंड 5 के बाद 3। एज सुन एज यू डू दिस, तो आपको सारे ऑपोजिट पेयर्स मिल जाते हैं। तो मुझे दिख रहा है 6 के ऑपोजिट में आ रहा है 3, 2 के ऑपोजिट में आ रहा है 5, और ये मार्क्ड है एज 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, तो 4 के ऑपोजिट में आएगा 1। ये सारे ऑपोजिट फेसेस आ गए हैं। अब आप देखो, एक बारी अगर आपने ये कर लिया, आपके सारे ऑपोजिट पेयर्स आ चुके हैं। क्या ये ऑपोजिट पेयर्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज अ जनरल डाइस, नॉट अ स्टैंडर्ड वन। 2 के ऑपोजिट में क्या है? 2 के ऑपोजिट में 5 है। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट। ये प्रॉपर तरीका है अगर डाइस बेस्ड कोई भी सवाल आ रहा है। दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच इट। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आई विल नॉट जस्ट कीप इट एज अ सोल्यूशन वीडियो जहाँ पे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और आपका काम नहीं बन रहा है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स एज वेल, सो दैट आपका ये सेशन ज़रा प्रोडक्टिव भी हो। बट इसके लिए आई नीड योर हेल्प इन टर्म्स ऑफ आपका कोऑपरेशन चाहिए। यू शुड बी कैरिंग अ रफ नोटबुक, अदरवाइज डोंट टेक दीज सेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, चलो क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। करना क्या होता है, बेटर हमेशा देखो इन वर्ड्स को आप अरेंज करोगे ना तो कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस बन रहा होगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस का हेल्प लो कि देखो ये ए से स्टार्ट करें, ए पे रेन आ रहा है, रेन आ रहा है, रेन के बाद मॉनसून, ओके, फिर यहाँ पे बी है, मॉनसून के बाद रेन, ओके, मॉनसून के बाद रेन, इट्स बेटर। डी एंड ए, डी इज फ्लड, फ्लड के बाद रेन, नो ये सीक्वेंस नहीं बेटर, तो आई कैन रूल दिस आउट। ओके, अब मैं एक बारी सी से स्टार्ट कर रहा हूँ। सी क्या था, मॉनसून, मॉनसून के बाद रेन, तो बी ए डी सी ई एफ चेक करते हैं फटाक से। मॉनसून, मॉनसून की वजह से रेन, देन डी क्या है, फ्लड, रेन की वजह से यू गेट फ्लड, फ्लड हो रहा है, देन रेस्क्यू होगा, यस, रेस्क्यू के बाद ई, यस, शेल्टर, एंड देन द रिलीफ पार्ट। तो ये एक सीक्वेंस बना रहा है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहा है ये। सो दिस शुड बी द करेक्ट फिट, ऑप्शन सी। बट आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है, अप्रोच क्या रहेगा, यू शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर स्टार्टर्स। ऑप्शन से स्टार्ट करो, देखो कि किससे ये स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या सीक्वेंस हो सकता है। इन जनरल इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे भी होते हैं, लेट्स से ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन फ्रॉम हेड टू टो इन दिस ऑर्डर और मे बी दिस ऑर्डर, आपको बताना रहता है। तो वो गिवन ऑप्शन में से आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग फ्यू मोर क्वेश्चंस। टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। मूविंग अहेड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्लेसमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट ऑफ द कंपनीज बी इट विप्रो, TCS, इन्फोसिस, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट हियर क्या है, इसको मैं अभी, आप क्वेश्चन को मत पढ़ो, जस्ट थिंक ऑफ इट एज एक मैं क्वेश्चन जो आपको डिक्टेट कर रहा हूँ विथ स्मॉलर वैल्यूज। मान लो वी हैव अ वेल विच इज 5 फीट, ठीक है, देर इज अ पर्सन एट द बॉटम, और वो जो क्लाइंब करता है, क्लाइंबिंग रेट इज 3 फीट पर मिनट एंड फॉल्स डाउन, मतलब ये वेल स्लिपरी हो सकता है। तो क्या होता है कि कोई ऐसे क्लाइंब कर रहा है और वो 2 फीट वापस भी गिर जा रहा है पर मिनट इन द सेम मिनट। तो इफेक्टिवली ये कितना वर्क कैरी कर पा रहा है, आप ऐसे समझो। अगर मैं पहले मिनट की बात करूं तो 3 मिनट का ये असेंड लेता है, 3 फीट का ये असेंड लेता है, बट 2 फीट वापस भी गिर जाता है। तो इफेक्टिवली ये 3 - 2 दैट इज़ 1 फीट का काम कर रहा है पर मिनट। तो इसने इफेक्टिवली 1 फीट करा होगा। देन नेक्स्ट वाले में अगेन इसने 3 फीट का क्लाइम लिया होगा, तो ये 4th फीट पे पहुंच गया होगा, बट ड्यू टू द स्लिपरीनेस ऑफ द वेल ये 2 फीट वापस भी आगे हो गया। तो आफ्टर द सेकेंड मिनट ये 1 फीट और क्लाइम करता है एंड यू रीच द 2 फीट मार्क। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, 2 मिनट के बाद जो इसका थर्ड अटेम्प्ट होगा ना, वहाँ पे ये 3 फीट का तो जंप ले सकता है ना। तो जैसे ये 3 फीट का जंप लेगा या असेंड करेगा, ये इस 5 फीट मार्क को टच कर लेता है या टॉप ऑफ द वेल को टच कर लेता है। तो ये अजम्पशंस होते हैं कि अगर आपने इस टॉप वाले पार्ट को टच कर लिया तो अब आप फॉल बैक नहीं करोगे। तो इन 3 अटेम्प्ट्स द पर्सन और वॉट एवर द ऑब्जेक्ट इज विल गेट आउट ऑफ द वेल। ये क्लियर है। आपको ऐसे नहीं देखना होता कि इफेक्टिव वर्क आपका 1 फीट का आया और 5 फीट है तो 5 मिनट लगेंगे, दैट इज रॉन्ग। सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज अलग है। अब देखो कितनी जल्दी आप इसे बनाओगे, ध्यान देना। मैं इसे हटा रहा हूँ बिकॉज आई फील आपने इसे नोट डाउन कर लिया। इफ नॉट, पॉज द वीडियो, गो बैक एंड सी इट। अ मंकी climbs 20 feet at the beginning of each hour and rests for a while he slips back 5 feet before he again starts climbing in the beginning of the next hour। वही बात हो रही है
कि 20 फीट ये क्लाइम करता है एवरी आवर, बट ड्यू टू वॉट सो एवर रीजन्स इट स्लिप्स बैक 5 फीट। 20 फीट का असेंड, 5 फीट का डिसेंड इन द सेम आवर। तो इफेक्टिव वर्क क्या आ रहा है इसके लिए? 20 - 5 विच इज 15 फीट पर आवर ये क्लाइम कर पा रहा है। नाउ if he begins his ascent at 8 o'clock in the morning, at what time will he first touch a flag at 110 feet from the ground? तो ये जो प्रॉपर हाइट है, दिस इज 110 फीट। ओके, फर्स्ट आवर में क्या होगा? ऑल्दो ये 20 फीट का जंप लेगा, बट 5 फीट नीचे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 15 फीट ही कवर करेगा। ऐसे ही चलेंगे। बट आपको पता है, जब ये लास्ट वाले पार्ट पे रहेगा, तो जब ये प्रॉपर असेंट कर जाएगा 20 फीट, तो ये टच कर चुका होगा। तो लास्ट वाले में हमेशा आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो ओरिजिनल वर्क है वो लास्ट वाला पार्ट ओरिजिनल वर्क रेट से होता है। तो इसको करने का शॉर्टकट ये है कि जो टोटल आपके पास हाइट गिवन है, उसमें से जो ओरिजिनल असेंट है आपको, उसे आप माइनस कर लो, तो यू गेट 90 फीट। अब ये जो 90 फीट है ना, ये इफेक्टिव वर्क रेट से होगा। दिस वर्क इज टू बी डन एट इफेक्टिव वर्क रेट। मतलब ये 90 फीट का असेंड ये 15 फीट पर आवर के हिसाब से करेगा। तो व्हाट इज द टाइम टेकन? 90 फीट और 15 फीट ये एवरी आवर चल रहा है, तो इसे 6 आवर्स लगेंगे, और एक और आवर यहाँ पे लगेगा एक्स्ट्रा, 1 more hour here, 1 hour covering 20 feet। तो टोटल टाइम जो इसे लग रहा है दैट इज 6 आवर्स प्लस 1 more hour, दैट इज 7 आवर्स। 7 आवर्स फ्रॉम 8 AM। 8 AM से अगर 7 आवर्स लग रहे हैं तो 8 4 12 और 3 दैट इज 3 PM। 7 hours from 8 AM is 3 PM। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट। बहुत ही प्यारा सवाल है, एंड यू गेट द आइडिया कि करना क्या होता। अगेन मैं वापस से आपके लिए शॉर्टकट ज़रा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन था, बट कितना भी डिफ़िकल्ट आ जाए ये वाला क्वेश्चन, आप इसे आराम से इन 30 सेकेंड्स 35 सेकेंड्स डुएबल है ये, वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो पहला क्लाइम होगा ना, वो टोटल में से आप माइनस कर दो, क्योंकि लास्ट वाला वो उसी रेट पे कर लेगा। 20 फीट बोल रहा है, तो 20 फीट का ये जंप ले सकता है लास्ट वाला। अब जो बाकी का रिमेनिंग वाला पार्ट है, वो ये इफेक्टिव वर्क रेट से काम करेगा। और इफेक्टिव वर्क रेट क्या है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, 20 और 5 फीट नीचे जा रहा है, तो इफेक्टिव वर्क रेट इज 15 फीट पर आवर। इस तरीके से 6 घंटे लगे, एंड 1 more hour, तो 7 आवर्स फ्रॉम 8 AM दैट इज 3 PM। चलो, आई होप यू आर फॉलोइंग इट अप टू नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या है? सिंपली अगर मैं इसे इस फॉर्मेट पे लिखूं, A:B इज सेम एज C:D। आप देख पा रहे हो, दिस इज अ रेशियो, लेट्स कॉल इट रेशियो 1, दिस इज रेशियो 2। एनालॉजी का मतलब ही होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट्स जिस रिलेशन से जुड़े हैं, जिस सिमिलर व्यू पॉइंट से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, जो कनेक्शन है, वो सेम कनेक्शन C और D के भी बीच में होना चाहिए। देन एंड ओनली देन यू कैन राइट देम इन दिस ऑर्डर, दैट इज A इज रिलेटेड टू B इन द सेम मैनर C इज रिलेटेड टू D, और A इज टू B इज सेम एज C इज टू D। नाउ यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मेट पे इस क्वेश्चन को लिखूं, तो इट इज बाल्ड is to blonde in the same manner barren is to what। अब आप पहले बताओ कि इनके बीच में ये सिमिलैरिटी का मतलब है कनेक्शन क्या है, हाउ आर दीज टू रिलेटेड, वो रिलेशन क्या है
क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी वर्ड्स देख के आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी. बॉल्ड एंड ब्लॉन्ड आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर, ऑपोजिट टर्म्स. तो बैरन लैंड, जहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हो, बैरन का बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा फर्टाइल लैंड. दीज टू आर अगेन ऑपोजिट्स. सो या ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट. नाउ जो भी एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन एलिमेंट्स को आप ए बी सी डी को रिप्लेस करके नंबर्स लिख सकते हो, एंड कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है. एनी चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. अदरवाइज मोस्टली ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे बेस्ड है. जैसे ये वाला क्वेश्चन एंटोनिम पे बेस्ड है. इन जनरल बहुत बार इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनिमल एंड देयर यंगर वंस पे पूछा जा सकता है. कंट्री एंड देयर करेंसी पे पूछा जा सकता है. जैसे इंडिया इज टू रुपी, यूएसए इज टू वॉट ब्लैंक, ऐसा कुछ. यू गेट द आइडिया. अब अगर आपको ये नहीं पता है कि इंडिया की करेंसी है रुपी एंड यूएसए की करेंसी है डॉलर, तो आप इसे कभी आंसर नहीं कर पाओगे. तो एनालॉजी के लिए बोला जाता है यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल नॉलेज ऑफ थिंग्स. एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, आप सर्च करोगे कहीं पे भी इन जनरल, आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिल जाएगा फॉर एनालॉजी. आई वुड एडवाइस कि एक बार एटलीस्ट आप वो सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर जाओ. देयर आर सो मेनी थिंग्स, इंस्ट्रूमेंट एंड the measurement that they do. All this can be clubbed as a analogy based questions. Chalo, moving forward. In a row of boys facing north, अच्छा टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग. ऑर्डर एंड रैंकिंग में एक सवाल होता है, मतलब एक फॉर्मूला बस, इफ यू कुड रिमेंबर इट. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लाइन इज किसी एक का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, उसी सेम इंसान का पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड -1. या फिर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लाइन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज उस पोजीशन, उस इंसान का पोजीशन फ्रॉम द टॉप माइनस उसी इंसान प्लस उसी इंसान का पोजीशन फ्रॉम द बॉटम -1. सो टी प्लस बी -1 इज वॉट वी हैव. ये ध्यान रखना है आपको. ऑर्डर एंड रैंकिंग एक फॉर्मूला है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है. मैं एक एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देता हूँ. मान लो देर आर 5 मेंबर्स, 1 2 3 4 5, इनके रोल नंबर से 1 2 3 4 5 ABCDE. ओके, अब अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड मान रहा हूँ, इसे राइट हैंड साइड मान रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड से बी के लिए रैंक क्या है. लेफ्ट हैंड साइड से बी के लिए रैंक आ रही है 2, और राइट हैंड साइड से बी के लिए रैंक क्या आ रही है 1. राइट हैंड साइड से लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5, 4 आ रहा है बी के लिए 4. बी 2 पे भी है 4 पे भी है, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइमल्टेनियसली. तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने मेंबर्स है, तो मैं क्या बोलूँगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 सेम पर्सन के लिए, 2 + 4 -1 दैट इज़ 5 मेंबर्स. और यहाँ पे इस रो में 5 लोग थे. तो किसी भी एक इंसान का अगर आपको पोजीशन फ्रॉम बोथ दी एंड्स पता होता है, देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन दैट पर्टिकुलर रो. सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है. इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ जनरली आप इस तरीके से अज्यूम करते हो, दिस इज नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, ए इज 16 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड से मान लो यहाँ पे 16 पे कौन है, ए. एंड सी इज 16 फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से अगर ड्रॉ करो तो 16 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, 16 यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. मतलब ये जो एक लाइन है, ये एक ही लाइन है. 16 यहाँ पे भी हो सकता है अगर नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल है. लेट्स सी. B is B who is fourth to the right of A. अच्छा, टू द राइट का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है.
जब आप इस तरीके से लोगों को प्लेस करते हो, गिवन है दे आर फेसिंग नॉर्थ, तो अगर 1 2 3 4 इस तरीके से लोग प्लेस्ड हैं, इनका सर एरो हेड इस तरफ होगा, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। जैसे ए के लिए अगर आप अज्यूम करो, तो ए जब नॉर्थ फेसिंग होगा तो ए का राइट इस तरफ है, ए का लेफ्ट इस तरफ है। बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, फोर्थ टू द राइट का मतलब 17, 18, 19, 20th, है ना। देखो ये बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं पॉइंटर बना बना के लिख रहा हूँ। अदरवाइज जब आप कॉन्सेप्ट समझते हो आप इनको बहुत जल्दी बनाओगे। हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू थिंग्स। तो 20 इज़ वॉट वी हैव हियर, और यहाँ पे वी हैव बी, और ये जो बी का रैंक है ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। ओके, एन इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी इन द रो। सी 16th पोजिशन पे था। सी से अगर आप लेफ्ट चलो, सी भी तो नॉर्थ फेसिंग ही है, लेफ्ट इस तरफ होगा सी के लिए। लेफ्ट और चलो, कितने पोजीशन चलने, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी इन द रो, फिफ्थ टू द लेफ्ट। मतलब अगर सी यहाँ पे है, ये राइट हैंड साइड, तो 17, 18, 19, 20, 21, 21st पोजीशन पे कौन आ रहा है, बी। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। मैंने आपको बताया अगर किसी भी एक इंसान, एनी वन मेंबर्स रैंक फ्रॉम बोथ हैंड साइड इज नोन टू अस, देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन दैट पर्टिकुलर रो। क्या आपको बी के दोनों एंड से रैंक्स पता है? यस। तो टोटल आप लिखोगे लेफ्ट प्लस राइट -1। बी के लिए लेफ्ट हैंड से 20, राइट हैंड से 21 -1, 20 + 20 is 40. तो टोटल there are 40 members in that particular row. Option B is our correct fit. I hope this helps. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ऑर्डर एंड रैंकिंग, एंड ट्रस्ट मी इट हैज़ गॉट ओनली वन फार्मूला, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर आप इसको मास्टर करते हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जो एक और अंडरस्टैंडिंग थी कि लेफ़्ट और राइट क्या होता है, उस पर बस फोकस्ड रहना है, लैंग्वेज को समझना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से बना लोगे। और देख पा रहे हो आप ऑप्शन में बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी के वैल्यूज़ गिवन थे, 39, 38, 42, तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम हो जाता है। ऑल राइट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टॉपिक यू नो, कोडिंग डिकोडिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ईजियर एंड पे है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैंड इज रिटन एज, hand is written as SZMW. What will be the code of milk? मिल्क को आप कैसे लिखोगे? पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आप हमेशा अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके अल्फ़ाबेटिकल कोड्स लिखो। अगर आप A to Z लिख रहे हो अल्फ़ाबेट्स, तो A फर्स्ट पोजीशन पे आता है, Z 26th पे आता है, B सेकंड पोजीशन पे आता है, C थर्ड पे आता है, D फोर्थ पे आता है, इन दैट ऑर्डर। Y 25th पे आएगा, Z 26th। आई होप ये ऑर्डर क्लियर है। नाउ H इज एट 8, A1, N is 14, D is 4, S Q R S T 19, Z is 26, M is 13, W is 23। एक बारी समझते हैं क्या है। क्या आपको कोई सीक्वेंस दिख रहा है? आप देखो 1 और 26 27, 19 और 8 27, 13 और 14 27, 23 और 4 27। ये क्या है? अगर आपने ये लेक्चर अटेंड करा, यू नो कि कोडिंग डिकोडिंग में वी टेल दिस सो मेनी टाइम्स कि रूल ऑफ 27 विच इज ऑपोजिट लेटर्स। जैसे अगर आपने A B C D इस सीक्वेंस को फॉलो करा,
और यहाँ पे वाई जेड लिखा, और अब वापस इसी सीक्वेंस को चला दो ए बी सी डी ऐसे करके, देन यूड बी गेटिंग एक्स वाई जेड, है ना। तो ए के ऑपोजिट में क्या आ रहा है, जेड, A1 Z is 26, B के ऑपोजिट में क्या है Y, B is 2, Y is 25, C के ऑपोजिट में क्या है X, C is 3, X is 24, D के ऑपोजिट में क्या आएगा W, D is 4, W is 23। इनका सम क्या होता है 27 के बराबर। ये किसके लिए, ऑपोजिट लेटर्स के लिए। तो नाउ आई नो कि कनेक्टिविटी इनमें ऑपोजिट लेटर्स की है और सम हमेशा 27 के बराबर होगा। क्विकली आप बताओ एम के लिए क्या होता है कोड, 13, आई इज़ 9, 12 और ये 11। अब सिर्फ आप 27 माइनस करते चलो, 27 माइनस 13 इज़ 14, 27 माइनस 9 इज़ 18, 27 माइनस 12 इज़ 15, 27 माइनस 11 इज़ 16। कोड्स बोलो क्या क्या होंगे, 14 के लिए एन, 18 के लिए आर, 15 के लिए ओ एंड देन 16 के लिए पी। एक और चीज़ याद रखना, इजोटी, किसकी चोटी, इजोटी, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, मल्टीपल्स ऑफ 5। ये सिर्फ इसलिए है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रख पाओ। मान लो आप भूल जा रहे हो चीज़ों को, आई वुड एडवाइस कि जब आप पेपर लिखने बैठो, कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, 100% श्योरिटी है। तो आप A to Z के कोड्स लिख के रख लेना जो आपको रफ शीट मिलेगा, एंड ऑलवेज रेफर टू इट। ये आपके एक दो क्वेश्चंस तो आराम से निकलवा देगा। आइडियली आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप इनको याद करो। नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, यू कैन ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चन वंस यू कैन कीप अ मेंटेन नोटबुक ऑफ दैट पार्ट। चलो ऑप्शन CNROP इज द करेक्ट फिट। रूल समझ में आ गया, 27 27 27 27, रूल ऑफ 27 फॉर ऑपोजिट लेटर्स। Okay, next. A cylinder is painted in 6 colors: green, blue, yellow, violet, red, and pink. 3 positions are shown below. What is the color in the empty space? Okay, cylindrical figure है, आप देख पा रहे हो इस तरफ येलो करा है और एक और तरफ जो इसका ऑपोजिट वाला पार्ट है वहाँ पे आपको दिख रहा है पिंक। कैन आई से दिस इज ऑल्सो पिंक? नाउ वी हैव अ ग्रीन हियर एंड अ ब्लू हियर। अब ज़रा एक इमेजिन करो, एक सिलेंड्रिकल फिगर है तो ये दो टॉप एंड बॉटम तो चले गए आपके किसमें, पिंक और येलो में। बाकी जो 4 कलर्स पेंडिंग है वो आपके 1 2 3 4 इस तरीके से इसको एनसर्कल करेंगे। तो ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, अगेन वी हैव अ ग्रीन हियर, और ग्रीन के एडजेसेंट में एक तरफ ब्लू था, दूसरे साइड पे क्या है, वायलेट। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इट इज़ रेड। नाउ लेट्स सी किसके लिए पूछा गया है, रेड से सटा हुआ क्या होगा। देखो ग्रीन से सटा हुआ का मतलब है एडजेसेंट। नेक्स्ट एक तरफ है ब्लू तो दूसरे तरफ है वायलेट, तो यहाँ पे तो वायलेट होगा, राइट। तो रेड से एडजेसेंट ग्रीन नहीं हो सकता है। रेड यहाँ पे आ सकता है क्या, रेड यहाँ पे आ सकता है क्या, सोच के बताओ। नहीं आ सकता ना, यू गेट द आइडिया। ग्रीन से एडजेसेंट या तो वायलेट है या फिर ब्लू है, तो रेड से एडजेसेंट इट कैन नॉट बी ग्रीन। अच्छा, कैन इट बी येलो? नहीं, येलो तो यहाँ पे, पिंक यहाँ पे, सो पिंक अगर होता वो भी रूल्ड आउट हो जाता। द ओनली पॉसिबिलिटी इज, अब डेफिनेटली रेड यहाँ पे है, मतलब इस तरफ, इस तरीके से। अब रेड के इस तरफ क्या है, इट कुड बी वायलेट और ब्लू। लेट्स मार्क एनी ऑफ इट, वायलेट मार्क कर देता हूँ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, it cannot be green, it cannot be yellow, it could be either of blue or violet. Even I'm not sure about it, so let's go by any of the colors. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट assumption is the topic here. ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स
Start with it. You know that your shirt is excellent when people ask about your tailor who tailored the shirt. Assumption. क्या हो सकता है इसके पीछे का assumption? इस स्टेटमेंट को बोलने के लिए क्या हो सकता है इसका assumption? क्या है स्टेटमेंट? You know that your shirt is excellent when people ask about your tailor who tailored the shirt. People do not ask about your tailor if your shirt is not good. Not good का मतलब not excellent. तो they do not ask. ये इसका assumption बिल्कुल है. तो only assumption 1 तो follow कर रहा है. People want to know the criteria of an excellent shirt. ये इसका assumption है क्या? ये नहीं बैठ रहा है. Only assumption 1 is implicit. Option A is the correct fit. चलो आगे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट अगेन क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है. लेट्स सी. यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है, जो भी आप स्टेटमेंट बोल रहे हो ना, उसके लिए आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर वीक होते हैं. स्ट्रॉन्ग का मतलब है वो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और वीक का मतलब हो गया वो स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो जनरली आप ऐसे बोल सकते हो दिस आर्ग्यूमेंट फॉलोज, तो जो फॉलो कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग है. शुड देयर बी अ कंपल्सरी medical examination of both the man and the woman before they marry each other? क्या मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बोथ द पार्टीज कंपलसरी करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क है. ये स्टेटमेंट था. आर्ग्यूमेंट क्या है? नो, दिस इज एन इंट्रूसिव टू द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हेंस कैन नॉट बी टॉलरेटेड. देखते हैं, ये वीक लग रहा है. वीक का मतलब है ये इतना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है. दूसरा देखते हैं. यस, आप स्ट्रांगली आर्ग्यू कर रहे हो, यस ये होना चाहिए. दिस विल सब्सटैंशियली रिड्यूस द रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन विथ सीरियस एलिमेंट्स. क्या है? व्हेन यू गो फॉर टेस्ट बिफोर मैरिज, तो ये जो चीज़ें हैं ना अबाउट योर द कॉम्बिनेशन एंड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, वो प्रिडिक्शंस हो जाती हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं तो दे कैन ऑलवेज गिव यू दैट आइडिया कि यस ये प्रॉब्लम हो सकते हैं आगे चल के. तो दीज टेस्ट आर वेरी मच कंपल्सरी. और ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की तरह बाहर आ रहा है. तो ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, आर्ग्यूमेंट 1 इज नॉट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, इट्स अ वीक आर्ग्यूमेंट. दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जो भी स्टेटमेंट है ना आप उसको देखो आर्ग्यू कौन सा सही से हो रहा है. जहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा वैलिड है, जो ज़्यादा वैलिड है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. ऑलराइट. मिस्टर एक्स स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस. डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन है. डायरेक्शन सेंस पे यू नो दीज आर द 4 मेजर डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल है. तो कहीं पे भी अगर कोई राइट टर्न लेफ्ट टर्न ले रहा है तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न इज 90 डिग्रीज मूवमेंट, ये फिक्स्ड होता है. अगर ये मूवमेंट ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट चेंज होता है तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मैंशनड होगा. अगर नहीं है, सिर्फ राइट टर्न बोला जा रहा है, लेफ्ट टर्न बोला जा रहा है, अंडरस्टैंड इट इज़ अ 90 डिग्री मूवमेंट. ओके. Mr. X starts walking from his house towards west. एक पॉइंट यहाँ पे अज्यूम करते हैं, यहाँ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं. आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स ही टर्न टूवर्ड्स राइट. 30 मीटर गया, टर्न टूवर्ड्स राइट एंड वॉक्ड 20. ही देन टर्न लेफ्ट and walked 10 meters. ये 10 meters. Turned to his left again and walked 40. Turned to his left again. अब देखो यार ये वेस्ट की तरफ है, लेफ्ट टर्न का मतलब नीचे, और कितना जाना है 40. तो ये 20 वापस और 20 और वापस, 20 and 20, 40 वापस. He now turns to the left and walks 5 meter. लेफ्ट मतलब साउथ की तरफ हो आप, आपका सर इस तरफ है
आपका लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, राइट हैंड साइड ये रहा। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब साउथ फेसिंग हो तो आपका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। जब आप नॉर्थ फेसिंग हो तो आपका राइट और आपका लेफ्ट मैच कर रहा है यहाँ पे नहीं करेगा। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, केयरफुल रहना। 5 मीटर, ओके। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट टर्न मतलब ऊपर, नॉर्थ की तरफ। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग राइट नाउ? नॉर्थ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फिट। आई होप दिस हेल्प्स। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल पे था। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करो, जल्दी जल्दी करो, तो आराम से ये हो जाएगा इन 32, 35 और 40 सेकेंड्स विथ श्योरिटी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको आप श्योरिटी से बनाना ही है ना। क्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लॉक एंड कैलेंडर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं, ये फॉल्टी क्लॉक का क्वेश्चन है। फॉल्टी क्लॉक का मतलब होता है या तो वो फास्ट चले या फिर वो स्लो चले। बोथ द केसेस द क्लॉक इज फॉल्टी। करेक्ट टाइम नहीं शो कर रहा है ना, तो फॉल्टी क्लॉक है। ओके, अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली। गेन का मतलब क्या है? वो धीरे धीरे बढ़ रहा है उसका टाइम, मतलब वो फास्ट चलने लग जाता है। विच यूनिफॉर्मली गेन्स इज 2 मिनट स्लो एट 10 AM। इसका नेचर गेन करने का है। ये जो वॉच है इसका नेचर क्या है कि ये फास्ट चलेगा। एट प्रेजेंट, अभी जो ट्रू टाइम है वो है 10 AM का, और यहाँ पे ये स्लो है। कितने से? 2 मिनट से ये स्लो है। ठीक है, एंड दिस इज द केस ऑन मंडे। नेक्स्ट क्या है? एन इज 2.5 मिनट फास्ट एट 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे का मतलब ट्यूसडे। ट्रू टाइम क्या बोल रहा है? 1 PM। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया सिनारियो? ये अब 1 PM जब ट्रू टाइम है तो ये फास्ट चल रहा है। कितना? 2.5 मिनट्स आगे चल रहा है। अच्छा, रेस्पेक्टिव टाइम्स क्या होंगे एक बारी बस समझने के लिए बस बोल रहा हूँ। अगर कोई 2 मिनट स्लो है तो वो 9:58 दिखा रहा होगा। ये 2.5 मिनट फास्ट है तो ये 2.5 PM दिखा रहा होगा। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं ना। एक बारी आप ऐसे देखो, ये पूरा डिफरेंस ले लो। 10 AM मंडे से 10 AM अगर आप ट्यूसडे पे गए तो 24 आवर्स हो गए। उसके बाद 1 PM, तो 11, 12 और 1, 3 और घंटे, मतलब ये 27 आवर्स का गैप है। इस 27 आवर्स के गैप में क्या हो रहा है सिनारियो क्लॉक के साथ? क्लॉक एक्चुअली में क्या कर रहा है? गेन ही तो कर रहा है ना। ये देखो, ये 2 मिनट स्लो था, ये पहले आप पीछे चल रहे हो तो आप क्या करोगे? ऊपर आने की कोशिश करोगे, आप करेक्ट टाइम पे आने की कोशिश करोगे, करेक्ट टाइम पे आओगे, फिर अब आप और फास्ट चल रहे हो, अब आप आगे ही चले गए। तो एक्चुअली में ये 2 और 2.5, 4.5 इसने गेन करा है। अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं, समझते हैं ज़रा। इन लेट्स से, या ऐसे लिखते हैं, 4.5 मिनट का जो ये गेन है, इसके लिए से कितना टाइम लग रहा है? 27 आवर्स। ओके, व्हेन डिड इट शो द करेक्ट टाइम? करेक्ट टाइम कब शो करेगा? जब ये ट्रू टाइम और क्लॉक का टाइम स्लो फास्ट ना होके सेम हो जाए। एट प्रेजेंट ये 2 मिनट क्या है? स्लो है। तो जैसे ही गेन करते करते ये 2 मिनट का जो डिले हो रहा था इसे, ये कम एलिमिनेट कर देगा 2 मिनट के डिले को, तो ये ट्रू टाइम के बराबर हो जाएगा। तो 2 मिनट अगर ये गेन कर लेगा तो ये करेक्ट टाइम के साथ मैच हो जाएगा। तो मुझे बस लगाना है कि 1 मिनट का गेन कितने पे होगा? 1 मिनट का गेन होगा इन 27/4.5। Therefore
कितने का गेन करवाना है? 2 मिनट का। क्यों करवाना है? जैसे ही आप 2 मिनट का गेन करवाओगे तो वो जो स्लो चल रहा था 2 मिनट, वो घड़ी के साथ चलने लग जाएगा। साथ चलने का मतलब है वो करेक्ट टाइम को मैच कर गया, वही पूछा जा रहा है। व्हेन डिड इट शो द करेक्ट टाइम? अभी तो ये 2 मिनट स्लो चल रहा है, बट इसका नेचर है कि ये यूनिफॉर्मली गेन करता है। तो धीरे धीरे ये जो 2 मिनट का ये डीले है, इसको ये कम करने की कोशिश करेगा। करते करते जैसे ये 2 मिनट को पूरी तरीके से एलिमिनेट करता है, गेन कर लेता है, तो ये करेक्ट टाइम को मैच करा जाएगा। तो 2 मिनट गेन करने में जो इसे टाइम लगेगा वो क्या होगा? 1 मिनट के लिए गिवन है 27/4.5, 2 मिनट के लिए क्या हो जाएगा? ×2। अब इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो 10 ऊपर चला गया, 9 से कट करो जल्दी जल्दी, 9 से 3 टाइम्स, 9 से 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। 12 आवर्स में जाके ऐसा होगा। 12 घंटे। कितने से 12 घंटे? जो टाइम से स्टार्ट करा था। सो 10 AM से 12 और घंटे। करेक्ट टाइम क्या कब शो करेगा? आफ्टर 12 आवर्स फ्रॉम 10 AM। तो 12 आवर्स इज 10 PM। और डे कौन सा रहेगा? मंडे ही रहेगा, सेम डे। मंडे 10 PM, मंडे 10 PM, ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। क्लॉक पे बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये एक टाइप था फॉल्टी क्लॉक का। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, एक टाइम गिवन होगा, लेट्स से 7:30, और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:30, या 2:35 पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल बताओ। या फिर हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन अ गैप ऑफ 4 to 5 विल द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ओवरलैप, या कंसाइड, या ऑपोजिट कब होंगे, और किस एग्जैक्ट टाइम पे होंगे वो भी बताओ। 4 से 5 के बीच में ये आवर हैंड और मिनट हैंड कंसाइड तो करेंगे, एट व्हाट एग्जैक्ट टाइम, करेक्ट टू सेकेंड्स इवन, कैसे बताना है? ये सारे सवाल बनते हैं फ्रॉम द टॉपिक क्लॉक। डायरेक्शन और क्लॉक को मिला के भी एक सवाल पूछा जाता है। तो दीज आर द कैटेगरीज ऑन टू विच यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ सो दैट अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, you buckle up and prepare on those pointers so that you don't miss out on any of the questions. चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन यू नो द टॉपिक एनालॉजी। जैसा मैंने बताया था, यू नीड जनरल नॉलेज ऑफ और जनरल अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट हियर। जैसे इफ़ यू आर अनअवेयर अबाउट दीज थिंग्स, कि आपको पता ही नहीं विजिलेंट का मतलब क्या होता है, अलर्ट का मतलब क्या होता है, वायबल का मतलब क्या होता है, तो आप कभी इसे मार्क ही नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, और जो बेसिक एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं वो किस पॉइंटर्स पे बेस्ड होते हैं वो आपको देखना चाहिए। चलो यहाँ पे देखते हैं, विजिलेंट इज टू अलर्ट। विजिलेंट और अलर्ट दोनों एक ही बात है, तो दीज आर सिनोनिम्स, सेम मीनिंग। तो वायबल के लिए सिनोनिम क्या? वायबल इज समथिंग दैट इज डूएबल, समथिंग दैट इज डूएबल इज फीजिबल, ऑप्शन सी। यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या है? दीज आर सिनोनिम्स। एंटोनिम सिनोनिम्स पे मोस्टली क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग: बाजरा, बार्ले, मस्टर्ड एंड राइस। आउट ऑफ दीज 4 आपको बताने कि ऑड वन क्या है। अगर मैं क्रॉप्स को कैटेगराइज करूँ तो बाजरा, बार्ले या फिर राइस बोल दो, दीज आर ऑल ग्रेन्स, सीरियल ग्रेन्स। मस्टर्ड जो है दैट इज ऑयल सीड, तो दिस इज रूल्ड आउट, मतलब ये ऑड वन आउट है आउट ऑफ द कैटेगरी दैट वी हैव। अगेन यहाँ पे भी यू शुड नो और यू शुड हैव अ जनरल अवेयरनेस ऑफ थिंग्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई वुड से अ ईजियर टॉपिक टू कैटल, सिलोलिज्म या फिर लॉजिकल डिडक्शन।
अगर आपको सिलोजिज्म पे इन डेप्थ पढ़ना है, यू कैन चेक द लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। वहाँ पे और भी टॉपिक्स पे आप इन डेप्थ पढ़ाई कर सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स। कि सम बैग्स आर पर्सेस, ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स, ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस। यहाँ पे आप बहुत बार आप देखा होगा ऑल कैट्स आर डॉग्स। ऐसा होता है क्या? हाँ, आपको मानना है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट्स जो भी बोल रहा है ना वो सही है। स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू। अब उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन डिराइव करना होता है। अब हमारे लिए ज़रा चीज़ें आसान हो जाए तो व्हाट वी डू, कि आप इन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स, सो दैट वो एक रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो और हम जल्दी चीज़ों को आंसर कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज नहीं सॉल्व कर सकते हो, बट वी टेंड टू रिप्रेजेंट दीज कीवर्ड्स, दीज वेरिएबल्स एज डायग्रामेटिक। और डायग्राम्स के लिए मैं जनरली सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ। सम बैग्स आर पर्सेस, सम ARP, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, बैग्स लिखा। अब ये जो वेरिएबल बैग है ना, ये अब यहाँ पे ही कंटेंट है। ऑल द वेरिएबल बैग इन द एंटायर यूनिवर्स इज कंटेंट राइट हियर। सम बैग्स आर पर्सेस, तो इनके बीच में कनेक्शन, सम का मतलब होता है कनेक्शन। सम कीवर्ड डिनोट करता है कनेक्शन को। ये जो कनेक्शन है, ज़रा सा कनेक्शन हो सकता है या पूरा का पूरा ओवरलैप भी कर सकता है। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से ड्रॉ करो, सम बैग्स आर पर्सेस, ये येलो वाले से मैं पर्सेस डिनोट कर रहा हूँ। ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स, ये जो सारे के सारे पर्सेस हैं ये कंटेनर है। तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, दीज आर कंटेनर्स। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस, ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस। ठीक है, अब लेट्स सी वन बाय वन। सम सूटकेस आर बैग्स, सूटकेस ये रहा, बैग्स ये रहा। सम के लिए मैंने आपको बोला बस एक चीज़ याद रखना कि कनेक्शन शो करता है। क्या ये दोनों कनेक्टेड है? फर्क नहीं पड़ता, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कनेक्शन। क्या ये कनेक्टेड है? हमेशा होंगे। क्या आप इनको अलग कर सकते हो? कभी नहीं, ऑलवेज, बिकॉज ये जो पर्सेज हैं और बैग्स कनेक्टेड हैं। सूटकेस उसी का पार्ट है। ऑल पर्सेज आर सूटकेस, मतलब ये पर्सेज ही छोटा पार्ट है सूटकेस का, तो ये हमेशा कनेक्टेड होंगे। दिस इज डी टी का मतलब है डेफिनेटली ट्रू, ये होगा ही होगा, ऑप्शन ए तो होगा ही होगा। तो ये कट कर दो, बी एंड डी। ऑल पर्सेज आर बैग्स, ऑल पर्सेस, देखो ये रहा पर्सेस, ऑल पर्सेस आर बैग्स। क्या आपको दिख रहा है? क्या पूरा का पूरा ये वाला पार्ट पर्स का दिख रहा है? क्या बैग्स है? नहीं है ना। तो ऑल पर्सेस आर बैग्स, क्या आप ये डेफिनेटली बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये जो पर्सेस है इनको कोई यहाँ पे रोक नहीं रहा है कनेक्शन बनाने पे, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर जा सकता है। तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे पूछे ऑल पर्सेस आर बैग्स, तो आप बोलोगे कांट से। अगर यहाँ पे ऐसा बोलते हो ऑल पर्सेस आर बैग्स इज अ पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पर्सेस आर बैग्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे दिस इज पॉसिबिलिटी, दिस इज कांट से, कांट से के साथ पॉसिबिलिटी लगाओगे, डी बन जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्या ऐसा है? अभी नहीं है। देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट वंस यू अंडरस्टैंड ये बहुत ईजियर है। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बस एक क्वेश्चन के थ्रू बता दूँ, तो इसलिए ज़रा चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती हैं दोनों के एंड पे, समझाने में भी और समझने में भी। तो मैं ये एडवाइस करूँगा, ये टॉपिक जो भी बिगनर है, जो भी सिलोजिज्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप एक बार इस टॉपिक को ज़रूर सर्च करके चैनल से आप पढ़ लेना, तब इस पर बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी और कमांड आ जाएगा आपको ना। ऑल पर्सेस आर सूटकेस, ऑल पर्सेस आर सूटकेस, सूटकेस लार्जर वाला है। देखो ये जो पर्सेस है ना, ये सूटकेस के बराबर हो सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। तो क्या ये बोलना सही रहेगा कि ऑल पर्सेस आर सूटकेस? यस, ऑल पर्सेस, जितने भी पर्सेस हैं ये सूटकेस के अंदर ही तो है, तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू।
सम कंटेनर्स आर पर्सेस, कंटेनर्स पर्सेस, सम क्या शो करता है, कनेक्शन। क्या कंटेनर और पर्सेस कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। सम शो ही करता है कनेक्शन को, तो दिस इज ऑल्सो डी टी। कौन कौन से हो गए, ए सी डी, ए सी डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट। आई होप दिस हेल्प्स। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है, काउंटिंग फिगर्स का। ध्यान देना, मैं एक डायग्राम ज़रा अलग बनाता हूँ आपके समझने के लिए। ये एक स्क्वायर है, हमें चाहिए ट्रायंगल्स। जैसे आपने एक डायगोनल बनाया तो आपको कितने ट्रायंगल मिले, एक दो। जैसे आपने एक और डायगोनल इस तरफ से खींचा, समझना, तो एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है। बड़े ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो अभी टोटल 4 हो गए बड़े ट्रायंगल्स, और छोटे वाले 1 2 3 4, हाँ है ना। तो टोटल इस पर्टिकुलर पार्ट में 8 ट्रायंगल्स हैं। आप देखो ये बड़ा वाला कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अभी सिर्फ आउटर पे जाना, तो 1 2 3 एंड 4, और फिर इनर 1 2 3 4। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, एक छोटा सा और है। तो 4 और फिर 1 2 3 4 प्लस 8 मोर, तो 16 तो यहाँ पे ही बन गए। तो ये 16 से तो ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, देखो ये छोटे वाले देख लो, ये वाला, इसको तो इग्नोर कर दिया था। तो ये 1 फिर 2 एंड 3, सो प्लस 3, 16 प्लस 3 इज 19, 17 रूल्ड आउट, 16 रूल्ड आउट। कुछ और बन रहा है क्या, यस, सेपरेट में देखो ये भी एक बन रहा है और यहाँ पे भी एक बन रहा है, सो 2 मोर। तो इन जनरल जो अभी तक ट्रेंड है उसमें ये आ रहा है कि जब ये काउंटिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस को आप देखते हो ना, तो जनरली इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वही आपका आंसर होता है। चलो, दिस इज हाउ यू वुड मार्क इट। +2 we get 21, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट फिट। नेक्स्ट, डायरेक्शन सेंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझना। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 8 डायरेक्शन कॉम्पस बना रहा हूँ, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मिस लिली स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम हर हाउस एंड गोज 2 किलोमीटर स्ट्रेट। अब ये जो स्ट्रेट है ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, आई डोंट नो। मैं स्टार्ट ऐसे नॉर्मली कर सकता हूँ, सेल से सीधा ही बनाओ, 2 किलोमीटर, ओके। देन शी टर्न्स टूवर्ड्स हर राइट एंड गोज 1 किलोमीटर, राइट टर्न लिया 1 किलोमीटर। देन अगेन टूवर्ड्स हर राइट एंड गोज 1 किलोमीटर, राइट टर्न 1 किलोमीटर। इफ फाइनली शी इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस, एट प्रेजेंट जो हमने अजम्पशन लिया था वो ये रहा हाउस, और यहाँ पे है लिली। अभी आपको ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है लिली का, शी इज इन, आपको दिख क्या रहा है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे क्या है आपके हिसाब से, और ये नॉर्थ आपने माना है, तो ये आपके लिए दिख रहा है शी इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बट क्वेश्चन में क्या रहा है, शी इज नॉट इन नॉर्थ ईस्ट, शी इज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस, मतलब इस तरफ, नॉर्थ वेस्ट, ये बोलना चाह रहा है। ये जो ऐसे ऐसे चला तो किस तरफ उसने चलना स्टार्ट करा होगा कि वो नॉर्थ वेस्ट में हो अपने हाउस से, देन विच डायरेक्शन डिड शी गो इन द बिगनिंग। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो ये जो कॉम्पस है ये चेंज नहीं करेगा, मेरे आपके लिए एज इट इज़ रहेगा इंटैक्ट। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट बन रहा है लेकिन वो है नॉर्थ वेस्ट, तो आप कॉम्पस को ही पूरा चेंज कर दो,
ये नॉर्थ ईस्ट ना होके क्या है, नॉर्थ वेस्ट है ना, तो आप इसे नॉर्थ वेस्ट बना दो। तो आप देखो नॉर्थ वेस्ट अगर ये है तो इसके ऑपोजिट में क्या आना चाहिए, साउथ ईस्ट। तो ये साउथ ईस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट के जस्ट राइट में क्या आना चाहिए, नॉर्थ। तो ये ईस्ट ना होके नॉर्थ, और नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट पे क्या आएगा, साउथ। साउथ, फिर नॉर्थ से यहाँ पे क्या आएगा, ईस्ट, और ईस्ट के ऑपोजिट में आएगा वेस्ट। ये बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट। ये आपने नया कॉम्पस ही ड्रॉ कर लिया है। क्लियर है क्या? अब आप देखो आप किस तरफ जा रहे थे, आपने इस तरफ बढ़ना स्टार्ट करा, इस तरफ बढ़ना स्टार्ट करा, तो ये वेस्ट दिखा रहा है क्या, वेस्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट। आपको अगर इसे चेक करना है, चेक भी कर लो। वेस्ट की तरफ जाना स्टार्ट करो 2 किलोमीटर, देन टेक अ राइट टर्न एंड गो फॉर 1 किलोमीटर, देन अगेन टेक अ राइट टर्न एंड गो फॉर 1 किलोमीटर। यहाँ पे अगर हाउस है, यहाँ पे लिली है, लिली इज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस। ये तरीका है, ये जनरली क्लॉक वाले क्वेश्चन में यूज होता है। Clock is so placed on a wall that at 9 a.m. or p.m. the hour hand is pointing in south. Where will the hour hand point at maybe 3 p.m. ऐसा कुछ। तो ये तरीके हैं, ये आपको मिल जाएगा, डायरेक्शन सेंस वाला वीडियो देखोगे वहाँ पे आपको ये वाले टॉपिक्स, ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। करना क्या होता है, आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं, बोथ ऑफ देम आर स्टेटमेंट्स। असर्शन बोलो या रीज़न बोलो, दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं। करना क्या होता है आपको, आपको इनको इंडिविजुअली इनकी वैलिडिटी चेक करनी होती है, वेदर दीज आर ट्रू और फॉल्स, इंडिविजुअली। और ट्रू और फॉल्स कैसे बोलोगे, बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज। आपको जनरल नॉलेज ऑफ थिंग्स होनी चाहिए, और यहाँ पे जो चीज़ें गिवन होती है ना, वो इस तरीके से ही होती है। जैसे आप देख पा रहे हो, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ इज सपोज टू बी ए यूनिवर्सल डोनर। ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ऑब्वियसली यूनिवर्सल डोनर इज ब्लड ग्रुप ओ, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। पहले तो आपको ये करना होता है, इंडिविजुअली देखो कि ये लोग ट्रू है या फॉल्स है। ग्रुप ओ डज नॉट कंटेन एनी एंटीजेंस, ये भी ट्रू है। हाउ डू आई नो दिस? जनरल नॉलेज मेरी स्ट्रांग है, आपको भी करनी है ना। अब तरीका क्या कहता है, आपने इंडिविजुअली तो चेक कर लिया, इसके दो आंसर आ सकते हैं, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो सकता था, या दोनों ही फॉल्स हो सकते थे, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसा हो सकता है। वो कर लिया। स्टेप 2, आपने पूरा असर्शन देखना है, उसके बाद लिखना है यहाँ पे बिकॉज, और फिर पूरा रीज़न देखना है। अगर ये मैच कर गया तो आप बोलोगे जैसा ऑप्शन में गिवन है, अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ इज सपोज टू बी अ यूनिवर्सल डोनर बिकॉज ब्लड ग्रुप ओ डज नॉट कंटेन एनी एंटीजेंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फिट। A is true, R is false, ruled out. A is false, ruled out. R is not the correct explanation, ruled out. समझ पा रहे हैं? स्टेप्स क्या है वो क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ आपको। असर्शन रीजन में करना क्या होता है, आप इनके वैलिडिटी को चेक करते हो, वेदर दीज आर ट्रू और फॉल्स। ये हो गया, फिर आप यहाँ पे बिकॉज लिखोगे और इनको कनेक्ट करोगे। कनेक्शन के बाद देखोगे क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अगेन अनदर टॉपिक फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग। आप देख पा रहे हो क्रिटिकल रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट कंक्लूजन। ओके, क्या स्टेटमेंट है? डोमेस्टिक डिमांड
हैज़ बिन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस क्रूड ऑयल। इंडिजिनस का मतलब डोमेस्टिक क्रूड ऑयल। तो डोमेस्टिक डिमांड हैज़ बिन इंक्रीजिंग फास्टर, जो डिमांड है वो इंक्रीज कर रही है, और प्रोडक्शन क्या है वो उतना फास्ट नहीं है, तो प्रोडक्शन में छोटा रख रहा हूँ। डिमांड इज हायर देन द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक क्रूड ऑयल। डोमेस्टिक डिमांड हैज़ बिन इंक्रीज फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक क्रूड ऑयल। ओके, कंक्लूजन क्या होगा इसका? आपको दिख रहा है डिमांड में तो है ना, डिमांड तो आ रही है क्रूड ऑयल की, बट प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनसली आप नहीं कर पा रहे हो, डोमेस्टिकली आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप इंपोर्ट करोगे। तो क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड, यस। तो अगर मैं स्टेटमेंट 1 को लेके चलूँ या कंक्लूजन 1 को लेके चलूँ और मैं बोलूँ कि यस आपने क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट कर लिया, तो एज सून एज आप क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हो तो ये जो प्रोडक्शन में गैप आ रहा था ये फुलफिल हो जाएगा, और जैसे ही फुलफिल हो जाएगा तो डिमांड और सप्लाई मैच कर जाएगा। ओके, अब इंडिविजुअली स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस्ड। दो ही तो तरीके हैं। अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो तो आप इस चीज़ पे काम करोगे कि आप अपने डिमांड्स को कम से कम करो। तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा था प्रोडक्शन से, तो आपने डिमांड को अब कम करने पे फोकस करा। तो जैसे अब डिमांड ये मान लो ज़्यादा था, ये डिमांड इतना था, प्रोडक्शन ये रहा, इतने यूनिट हो पा रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ डिमांड घटाओ, तो ये एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट होके क्या हो गया? अगर स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो हमारा ये मैच कर गया। ओके, अब आप ऐसे देखो, क्या आप अगर पहले वाले को ट्रू बोलते हो तो उस केस में दूसरा वाला ट्रू होगा क्या? लेट्स सी, क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड, आपने इम्पोर्ट करा। एज सुन एज यू इम्पोर्ट, तो ये दोनों चीज़ें लेवल अप हो गई। अब डिमांड और सप्लाई मैच हो चुका है। अब आपको डिमांड रिड्यूस करने का नीड है क्या? नहीं है। तो अगर पहला वाला फॉलो हो जाता है कंक्लूजन, तो दूसरा वाला एब्सोल्युटली फॉल्स होगा। उस केस में होना ही होना होगा उसे फॉल्स। सेकेंडली देखते हैं, अगर मैं सेकेंड वाले कंक्लूजन को फॉलो करवा दूं, मतलब कि मुझे डिमांड और प्रोडक्शन में गैप दिख रहा था, तो मैं डिमांड को ही घटा देता हूँ। जैसे मैं घटाता हूँ, डिमांड इज इक्वल टू प्रोडक्शन। अब अगर डिमांड इज इक्वल टू प्रोडक्शन, इज देयर एनी नीड फॉर मी टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल? नहीं। तो आई रूल दिस आउट, विच मीन्स दोनों ही कंक्लूजन अपने जगह पे सही है, बट एट द सेम टाइम बोथ कैन नॉट बी ट्रू। अगर पहला वाला सही है तो दूसरे को कंपल्सरली फॉल्स होना होगा, दूसरा सही है तो पहले को कंपल्सरली फॉल्स होना होगा। सो ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट फिट। आई होप दिस हेल्प्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द कीवर्ड ईदर। चलो आगे बढ़ते हैं, द लास्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, आई होप अभी तक आप सारे नोट्स, जो भी मैं कॉन्सेप्ट्स, पॉइंटर्स, ये चीज़ें बता रहा हूँ, सारी चीज़ों का फॉलो भी करते आ रहे हो। लेट्स पे अटेंशन टू दिस। टॉपिक का नाम क्या है? दिस इज़ IMC, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ये जनरली प्लेसमेंट सेक्टर में इन्फोसिस के एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाता है, जहाँ पे इट हैज़ गॉट अ डेडिकेटेड सेक्शन, द एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इन्फोसिस। सेक्शन का नाम होता है पजल टेस्ट। 4 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, समवेयर अराउंड 10 मिनट्स इज द टाइम दैट यू गेट। 10 मार्क्स भी रहते हैं इसके लिए। ओके, बट अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, टॉपिक इज इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, IMC, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ओके, अगर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है ना, तो जनरली क्या होता है, जो ट्रेंड है कि आउटर एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन हो रहा होगा और उससे इनर एलिमेंट आप डिराइव करते हो। यहाँ पे ये मिसिंग एलिमेंट है। आपको पहले देखना है ये क्या ऑपरेशन होगा आउटर एलिमेंट्स में जो इनर एलिमेंट डिराइव करने में हेल्प कर रहा है। लुकिंग एट इट इन वन ग्लांस, आपको दिख रहा है सारे आउटर एलिमेंट्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, सारे आउटर एलिमेंट परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 परफेक्ट स्क्वायर,
36, 169, 36, 69, 49, 121, 81, 25, 100. ओके, एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट पे ये 9 क्या है? 9 इज 3 स्क्वायर, 64 इज 8 स्क्वायर, 36 क्या है? 6 स्क्वायर, 169 क्या है? 13 स्क्वायर. अब ज़रा इनको आप ऐड कर दो. सो 3 और 8, 3 प्लस 8 कितने हो गए? 8 3 11, 6 और 13, 6 प्लस 13 इज 19. ऑपोजिट्स को आपने ऐड करा, डिफरेंस ले लो. डिफरेंस आ गया 8 का, बट इनर एलिमेंट क्या है? 6. -2 कर दो. आई नो फर्स्ट टाइम के लिए ये आपको लग रहा हो ये क्या चल रहा है, वाई आर वी एडिंग इट अप, वाई आर वी डूइंग इट. ऐसा ही होता है इन टर्म्स ऑफ ये जो लॉजिक है ना. जनरली आप देखोगे कि ऑपोजिट्स वाले ऐड हो जाते हैं या मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो वही हमने करा यहाँ पे, और इनके बीच में कुछ कुछ ऑपरेशन करके आप मिडिल एलिमेंट तक जा सकते हो. अब ये जो हमने स्टेप्स फॉलो करे हैं ना, ये अगर यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह पे हो रहा है, तब जाके इससे आंसर निकलेगा. देखते हैं क्या ये अल्टीमेटली फॉलो कर रहा है नहीं, अदरवाइज कोई और स्टेप देखेंगे. 16 और 9 है, तो 16 इज 4 स्क्वायर, 9 इज 3 स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर. 4 और 3 7, 7 और 6 13. क्या आ रहा है इनके बीच का गैप? 6. बट इनर एलिमेंट क्या है? 4. -2 कर दो, -2 करने पे यू गेट 4. तो ये दोनों केसेस में मैच कर गया, तो अल्टीमेटली यही मेरे लिए लॉजिक होगा. चलो देखते हैं. दिस इज 9 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर. 9 प्लस 5, 9 5 14, 10 और 11, 10 प्लस 11 21. गैप कितने का? 7. 7 का गैप है. -2 तो करना ही होगा, बिकॉज एवरी टाइम आप -2 कर रहे हो. 7 -2 विकेट 5. ऑप्शन ए इज आर करेक्ट फिट. आई होप दिस हेल्प्स. इसके साथ साथ और भी वीडियोस अपलोडेड हैं. आप क्या करो, स्टार्ट कर दो अपने प्रिपरेशन को बाय प्रिपेयरिंग द PYQs one by one. I hope this helps. Keep me posted for any doubts if you have in the comment box. Do let me know how you like the session. Take care. Bye bye. My best wishes.